Hello everyone, welcome to JNP Career Point. In the previous classes, I have discussed about the Newton's universal law of gravitation. I have also derived it mathematically. Using that mathematical formula, I will solve these two numerical problems. Remember, whenever you approach for a numerical problem, just note down the given data. ठीक है, जब आप कभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए अप्रोच कर रहे हो तो आप देखो कि क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या पूछा है एंड फॉर्मूला टू बी यूज्ड, क्या फॉर्मूला यूज करनी है. ठीक है, सो सॉल्यूशन एंड इन द सॉल्यूशन द फर्स्ट स्टेप इज गिवन डाटा, गिवन डेटा. ओके, so what is given? Mahendra and Virat are sitting at a distance of 1 meter from each other. महेंद्र एंड विराट दोनों पर्सन एक बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन दे रखा है, दैट इज 1 मीटर. सो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे? डी से. सो डी इज इक्वल टू 1 मीटर. Okay, next information is their masses are 75 kg and 80 kg respectively. उन दोनों के मास जो है 75 kg और 80 kg, मतलब महेंद्र का मास 75 kg, विराट का मास 80 kg. Okay, so if I take the mass of Mahendra m1, then m1 will be 75 kg, and if I take the mass of Virat which m2, then m2 will be 80 kg. Okay, then it is asked what is the gravitational force between them. उसके बाद पूछा गया है कि उन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा. आप सोच रहे होंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अर्थ अप्लाई करता है, सन अप्लाई करता है, मार्स अप्लाई करता है, बड़े बड़े चीज़ें अप्लाई करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं. ये गलतफहमी में मत रहो. आप ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पढ़े हो, F इज इक्वल टू जी इंटू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर. ग्रेविटेशनल फोर्स कैन एक्ट बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स which have a finite mass. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अप्लाई हो सकता है जिस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ मास होगा, फाइनाइट मास होगा. इट मे बी 1 ग्राम, इट मे बी 2 ग्राम, एनी मास. ठीक है, ऑब्जेक्ट का अगर किसी ऑब्जेक्ट का अगर कोई मास है, कुछ मास है, तो उन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो सकता है. So I can say there will be a gravitational force between this book and this marker. Okay, because the marker has a finite mass as well as the book also has a finite mass. It may be 500 gram, it may be 10 gram, anything, but mass तो है ना, कुछ मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स है. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े बड़े चीज़ें अर्थ अप्लाई कर सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ऐसा नहीं है, सब अप्लाई कर सकते हैं. जैसे कि महेंद्र एंड विराट जो है उन दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा. व्हाई? बिकॉज दे हैव फाइनाइट मास दैट इज 75 kg एंड 80 kg. सो देयर विल बी ए फाइनाइट ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम. सो लेट अस कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स. सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर. दिस इज आवर फॉर्मूला टू बी यूज्ड. ठीक है, तो इस फॉर्मूला को यूज करना है. सो लेट अस पुट द वैल्यूज. यू नो द वैल्यू ऑफ जी, दैट इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. एंड व्हाट विल बी द m1? m1 इज 75 kg, m2 इज 80 kg, and what is d square? d is 1 meter square. सो कैसे कैलकुलेट करना है? 10 टू द पावर, जो 10 टू द पावर चीज़ें है ना उसको पहले कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो 10 टू द पावर -11 है.
ठीक है, 6.67 इसको ऐसे रखो, ठीक है। तो और क्या कर सकते हैं आपको 75 इंटू 8, ठीक है। और इस यहाँ पे मैं क्या कर लिया 10 ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया और 10 टू द पावर माइनस 11 इधर है। और 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 कितना होगा 10 टू द पावर माइनस 10 है कि नहीं, 10 टू द पावर माइनस 10। ओके, सो इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा, टोटल आंसर बता रहा हूँ 4.002 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन। सो टेल मी इट इज ए वेरी लार्ज फोर्स और इट इज ए वेरी स्मॉल फोर्स। आप बता सकते हो ये बहुत ही बड़ा फोर्स है या बहुत ही छोटा फोर्स है। आप इस फैक्टर के ऊपर नज़र मत लगाओ, नज़र मारना है तो इस फैक्टर के ऊपर मारो, 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन। तो कितना छोटा है 1, मतलब कितना छोटा हो सकता है, समझ रहे हो 3 4 5 6 7, मतलब 4.002 में ये मल्टीप्लाई करोगे ये फैक्टर तो जितना होगा उतना फोर्स अप्लाई हो रहा है महेंद्र एंड विराट के बीच में। वाई दिस फोर्स इज वेरी स्मॉल, ऐसा क्यों है कि इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही कम है, ऐसा क्यों है? बिकॉज मैंने आपको पहले ही क्लास में पहले ही जो लॉ डिराइव किया था और वहाँ पे बताया था दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ पार्टिसिपेटिंग बॉडीज, ठीक है। जो पार्टिसिपेटिंग बॉडी है उन दोनों बॉडी के मास के प्रोडक्ट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स, है कि नहीं? सो इफ मास इंक्रीजेस force will definitely increase, if the mass decreases force will definitely decrease, because this is the rule of directly proportionality, okay, direct proportionality। एक increase होगा तो एक increase होगा, एक decrease होगा तो एक decrease होगा। So here you can see the mass of Mahendra and Virat is comparatively small। मास जो है ना किसका, महेंद्र का और विराट का बहुत ही छोटा है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स हमको छोटा मिल रहा है। लेकिन आप अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करोगे किसके और किसके बीच में, अर्थ के बीच में और इस मार्कर के बीच में, तो आप क्या करोगे फॉर्मूला पुट करोगे F इज इक्वल टू G इंटू M1 M2 अपॉन D स्क्वायर। ओके, सो व्हाट विल बी M1? सपोज आई टेक द मास ऑफ मार्कर आज M1, ठीक है, तो ये हो गया 10 ग्राम, ठीक है। और what will be the mass of earth? It is a very large quantity, so due to the large mass the gravitational force between the earth and the marker will be large। so gravitational force कहीं ना कहीं, मतलब कहीं ना कहीं नहीं, gravitational force मास पे ही डिपेंड करता है, ठीक है कि नहीं? सो यहाँ पे मास बहुत छोटा है इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स छोटा मिल रहा है आपको, ठीक है। बट माय क्वेश्चन इज ग्रेविटेशनल फोर्स मिल तो रहा है ना, इट इज ए नॉन जीरो क्वांटिटी एंड ए पॉजिटिव क्वांटिटी। ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है, नॉन जीरो भी है। दैट मीन्स सम फोर्स इज देयर, सम फोर्स इज देयर इन बिटवीन महेंद्र एंड विराट। मतलब कुछ फोर्स तो है महेंद्र एंड विराट के बीच में, कुछ फोर्स तो है। बट माई क्वेश्चन इज वाई यूजिंग दिस फोर्स दे आर नॉट अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स ईच अदर। फोर्स तो है लेकिन इस फोर्स को यूज करके वो दोनों आपस में अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहे? जैसे कि आप महेंद्र एंड विराट को भूल जाओ, आप अगर जब क्लास में बैठते हो दोनों, आप और आपके दोस्त, तो बेंच में आप एक साइड में आप बैठे हो, एक साइड में आपके दोस्त बैठा है, तो आपके बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो ऐसे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको भी आपके दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स मिलेगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप दोनों बैठे हो और ग्रेविटेशनल फोर्स आप दोनों के बीच में एक्ट हो रहा है, तो आप दोनों आपस में अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहे हो? दैट इज ए क्वेश्चन एंड द रीजन इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो देखो, हियर इज द बेंच
on which Mahendra and Virat is sitting. Here is Mahendra and here is Virat, and this is 1 meter distance. Okay, so what is the reason? The reason is between Mahendra and the bench there is a frictional force, there is a force of friction, and similarly between Virat and the bench there is a force of friction. ठीक है, महेंद्र और बेंच के बीच में भी एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो कि अपोजिंग फोर्स है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक, क्योंकि आप बहुत पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, हर क्लास में लगभग पढ़ने को मिलता है, 7th में मिलता है, 8th में भी पढ़ने को मिलता है। ठीक है, सो इट इज़ एन अपोजिंग फोर्स। सो यहाँ पे भी एक फ्रिक्शनल फोर्स होगा और यहाँ पे विराट और बेंच के बीच में यहाँ पे भी एक फ्रिक्शनल फोर्स होगा, एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड यू नो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, सो दिस फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन टुवर्ड्स ईच अदर, बट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसा है? ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में है, और ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही छोटा है, एंड यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मतलब उसके कंपैरिजन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत ही बड़ा है। सो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना, ये इन दोनों के मोशन को अपोज कर रहा है। ठीक है, इफ यू रिमूव द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एनी हाउ, अगर आप किसी भी तरीके से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को जीरो कर दिया, सो व्हाट विल हैपन? दे विल मूव टुवर्ड्स ईच अदर। ये महेंद्र और विराट ये आपस में मूव करने लगेंगे। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अगर आप फ्रिक्शन को जीरो कर दो तो दोनों आपस में मूव करने लगेंगे। ओके, ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, बट ड्यू टू दिस फ्रिक्शन बिटवीन द महेंद्र and bench and Virat and bench, they are not moving towards each other. Okay, so let us come to the second example. Let us read the question and find out the data which is given and find out what is asked, and also estimate which formula to be used. कौन सी फॉर्मूला यूज करना है, क्या पूछा गया है और क्या दिया गया है। ठीक है, सो इन द एबव एग्जाम्पल अज्यूमिंग दैट द बेंच, एबव एग्जाम्पल मतलब ये वाला एग्जाम्पल की बात कर रहा है। इन द एबव एग्जाम्पल अज्यूमिंग दैट द बेंच ऑन विच महेंद्र इज सिटिंग इज फ्रिक्शनलेस। तो यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल में उसने मान लिया कि महेंद्र जिस बेंच पे बैठा है यहाँ पे फ्रिक्शन जीरो है। ओके, बट इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, नो डाउट। सो अज्यूमिंग दैट द बेंच ऑन विच महेंद्र इज सिटिंग इज फ्रिक्शनलेस। सो महेंद्र जहाँ पे बैठा है वहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन इज जीरो। सो ड्यू टू दिस फोर्स महेंद्र विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स विराट। इसी फोर्स की वजह से महेंद्र क्या करेगा? विराट की तरफ मूव करने लगेगा। ओके, सो एट फर्स्ट ही इज सिटिंग, so the initial velocity u is equal to 0, मतलब पहले वो बैठा था, है कि नहीं? जब ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा तो मूव करने लगेगा। सो यहाँ पे दिया है स्टार्टिंग विथ जीरो वेलोसिटी, तो स्टार्टिंग विथ जीरो वेलोसिटी, स्टार्टिंग मतलब स्टार्टिंग वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी। ओके, सो गिवन डेटा इनिशियल वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? u से, u इज जीरो, स्टार्टिंग विथ जीरो वेलोसिटी। यही जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन को आप अगर समझ जाओ अच्छे से तो समझ लो कि सोल्यूशन का 50% आपने कर लिया। ठीक है, व्हाट विल बी द महेंद्रस वेलोसिटी ऑफ मोशन टुवर्ड्स विराट आफ्टर 1 सेकेंड? व्हाट विल बी महेंद्रस वेलोसिटी 1 सेकेंड के बाद? 1 सेकेंड के बाद महेंद्र का वेलोसिटी क्या होगा? मीन्स ही इज आस्किंग अबाउट द फाइनल वेलोसिटी एंड द टाइम इज गिवन।
टाइम इज 1 सेकेंड. आई थिंक यू आर क्लियर व्हाट इज गिवन एंड व्हाट टू फाइंड आउट. ये सेकेंड पार्ट के बारे में बाद में बात करेंगे. सो फाइनल वेलोसिटी इज आस्क्ड एंड यू नो द न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन. यहाँ पे मैं साइड में बताता हूँ न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, कौन सा यूज करना है आपको, मतलब समझ में आना चाहिए. फाइनल वेलोसिटी का ऐसे तो तीन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. तीनों है, तो कौन सा यूज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए. दिस विल बी द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. अगर इस इक्वेशन को यूज करेंगे तो हम इजीली हम फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं. बट u इज नोन, t इज नोन, बट द एक्सेलरेशन इज नॉट नोन. सो वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन फर्स्ट. ओके, you know the force on the Mahindra is given by, फोर्स कितना है महिंद्रा के ऊपर, फोर्स ऑन महिंद्रा F इज इक्वल टू 4.002 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन. ठीक है. एंड यू ऑल्सो नो दैट द मास ऑफ महिंद्रा, इसको नीचे लिखना चाहिए, स्पेस की कमी की वजह से मैं इधर लिख रहा हूँ, आप नीचे लिखना. ठीक है. मास ऑफ महिंद्रा, ठीक है, मास ऑफ महिंद्रा कितना है, महिंद्रा का मास कितना है 75 kg. ओके, सो मास ऑफ महिंद्रा इज 75 kg and you have to find out the acceleration by the force on the Mahindra. इस फोर्स की वजह से महिंद्रा कितनी तेज, कितनी महिंद्रा में कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो फाइंड आउट करना है. फोर्स दिया गया है महिंद्रा के ऊपर और महिंद्रा का मास पता है. कैन यू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन? यस, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू mass into acceleration, force is equal to mass into acceleration. So I can write according to Newton's, you have to write in the exam, according to Newton's second law of motion, F is equal to ma. So we have to find out the acceleration, force is given, mass is given. So acceleration produced on Mahindra, Mahindra में कितनी acceleration produce हो रहा है, that is the force on the Mahindra and force on the Mahindra divided by mass of the Mahindra. Force कितना है 4.002 into 10 to the power -7 Newton and mass is 75 kg. सो मैंने इसको पहले से कैलकुलेट करके रखा है, दैट इज 5.34, यहाँ पे लिखता हूँ 5.34 इंटू 10 टू द पावर -9 and the unit of acceleration is meter per second square. So here we got acceleration produced on Mahindra. Mahindra में कितना acceleration produce हो रहा है ये हमने find out कर लिया. So now using Newton's first equation of motion you can calculate the final velocity after 1 second. So you can write using first equation of motion,
v is equal to u plus at. So u is 0, a is 5.34 into 10 to the power minus 9, okay, and t is 1 second. So it will be 5.34 into 10 to the power minus 9 meter per second. That is the unit of velocity. So we have completed the first question, that is the final velocity of Mahendra after 1 second, that is 5.34 into 10 to the minus 9 meter per second. Now come to the second part. Will the velocity change with time and how? क्या टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज होगा? अगर होगा तो कैसे होगा? Yes, the velocity will change. And how it will change? The velocity will increase with time. Velocity टाइम के साथ इंक्रीज होगा. क्यों? Because there is a finite acceleration. There is a positive acceleration. है कि नहीं? यहाँ पे एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी में कैसा चेंज होगा? टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ता ही चला जाएगा. सो आई कैन राइट फॉर द सेकेंड पार्ट, द वेलोसिटी विल इंक्रीज, द वेलोसिटी विल इंक्रीज विथ टाइम. Okay, so you can also write the cause of this. Cause क्या है? Because of finite acceleration, because of non-zero acceleration, you can write non-zero positive acceleration. Okay, velocity will increase with time because of non-zero positive acceleration. Now my question is this acceleration is fixed? क्या ये acceleration fixed है, constant है? इसमें कोई चेंज होने वाला है कि नहीं होने वाला है? ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया नहीं गया, लेकिन पूछा जा सकता है. Is this acceleration remains constant? It will remain constant or not? Acceleration कांस्टेंट रहेगा या उसमें भी कोई चेंज होगा? जैसे वेलोसिटी को आपने टाइम के साथ दिखाया, वैसे ही एक्सेलरेशन को भी टाइम के साथ दिखाना पड़ेगा. सो आज महेंद्र इज मूविंग टुवर्ड्स विराट, सो द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन गोज ऑन डिक्रीजिंग. जब महेंद्र विराट की तरफ मूव करते जा रहा है तो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन में क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है कि नहीं? डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन में रिडक्शन हो रहा है. सो जब डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन में रिडक्शन हो रहा है, हियर यू कैन सी द फॉर्मूला. इफ द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन डिक्रीजेस, देन द ग्रेविटेशनल फोर्स विल इंक्रीज. ठीक है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन अगर डिक्रीज होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होगा? इंक्रीज होगा. एंड हियर यू कैन सी एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास, एंड एक्सेलरेशन एंड फोर्स बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि फोर्स यहाँ पे न्यूमरेटर पे है. ठीक है कि नहीं? सो इफ तो आप समझ गए ना, जैसे महेंद्र विराट की तरफ मूव करते जा रहा है, टाइम के साथ महेंद्र क्या कर रहा है? विराट की तरफ मूव करते जा रहा है. जब मूव करते जा रहा है तो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन क्या हो रहा है? घट रहा है, रिड्यूस हो रहा है. जब डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा. जब फोर्स बढ़ेगा, यहाँ पे अगर फोर्स बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? बढ़ेगा. अगर फोर्स बढ़ता है तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, क्योंकि बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. सो आई कैन राइट दैट द एक्सेलरेशन इंक्रीजेस विथ टाइम. Acceleration is also increases with time. So this is all about today's class. Thank you.